नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिस प्रकार अपने देश में किसी भी डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें न्यायालय की जरूरत पड़ती है, ठीक इसी प्रकार से दो राष्ट्रों के मध्य, ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय विधि में राष्ट्रों को राज्य के नाम से जाना जाता है, राज्य कहा जाता है। इसी तरह से दो राष्ट्रों के बीच में जब कोई मतभेद हो जाता है तो उस मतभेद को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें एक न्यायालय की जरूरत पड़ती है। ऐसा न्यायालय जिसे सभी देश स्वीकार करें, तो वो न्यायालय है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एक रूपरेखा के बारे में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बना कब, इसमें कैसे जजों की नियुक्ति होती है और इसके कार्य क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ओर। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 3 अप्रैल सन 1946 को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जिस स्थान पर हुई थी वो सैन फ्रांसिस्को से बाहर का स्थान था, जो था नीदरलैंड में। स्थान का नाम था द हेग, यानी कि हेग नामक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दोस्तों 15 जज होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या 15 होती है और प्रत्येक जज का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, प्रत्येक जज का कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि प्रत्येक जज का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंदर, हर एक 3 वर्ष के अंदर 5 जज हमारे रिटायर होते हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो हमारा एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, जिनकी कार्य अवधि 3 वर्ष की होती है। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में वो रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद फिर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की महासभा के द्वारा एक जज और उपाध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संविधि। अंतर्राष्ट्रीय संविधि के अंदर जो है 5 अध्याय होते हैं, 5 अध्याय हमारे। ठीक है, और इसमें जो अनुच्छेद होंगे वो हमारे 70 अनुच्छेद है, बस छोटे से अनुच्छेद है 70। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो संवैधानिक भाषा है, जो आधिकारिक भाषा है, वो कौन सी है। अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो संवैधानिक भाषा है वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि जैसे चलती है, इसका खर्च कहां से आता है, इसके लिए पैसे भी चाहिए होंगे ना। तो इसका जो पैसा है, इसका जो वित्तीय पोषण है, उस वित्तीय पोषण की भरपाई करता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसके भरण पोषण का लिए खर्चा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कोरम। जैसे कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज का होना अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोरम के लिए कम से कम 9 जजों का होना जरूरी होता है। कम से कम 9 जज होंगे तो कोरम होगा। आइए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय जज। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भारतीय जज है, एक है बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामाराव की जो प्रथम जज थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, भारतीय, उनकी नियुक्ति 1952 से 1953 तक रही है। ठीक है, ये प्रथम जज से भारतीय। उसके बाद नागेंद्र सिंह 1973 से लेकर के 1988 तक। उसके बाद रघुनंदन पाठक 1989 से 1991 तक जज रहे। फिर सबसे लंबा कार्यकाल है दलवीर भंडारी, जो 2012 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज बने। ठीक है दोस्तों, ये थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में एक पूरी की पूरी रूपरेखा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्र अधिकार, कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने काम करता है, अपनी क्रियाओं का अन्वेषण करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है, क्या क्या काम है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्र अधिकार। ठीक है, इसमें 2 क्षेत्र अधिकार है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। कौन कौन सा, एक तो है जी विवादास्पद क्षेत्र, ठीक है, दूसरा है हमारा सलाहकारी क्षेत्र। ठीक है, तो विवादास्पद क्षेत्र जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है।
पहला भाग है ऐच्छिक क्षेत्र, दूसरा भाग है अनिवार्य क्षेत्र। अब ध्यान देना है कि जो ऐच्छिक क्षेत्र है, ऐच्छिक क्षेत्रों में जो पक्षकारों की जो स्वेच्छा होती है, पक्षकारों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। जो ऐच्छिक क्षेत्र है, फर्ज करो कि किन्हीं दो देशों के मध्य कोई मुकदमा चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, उनमें दोनों में से एक पक्ष किसी बात को, किसी मुद्दे को मानने से इनकार करता है, तो वहां पर वो ऐच्छिक क्षेत्र हो जाता है, जिसको हम, जो निर्भर करता है पक्षकारों की स्वेच्छा पर। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अनिवार्य क्षेत्र। अनिवार्य क्षेत्र को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 37 में। जो अनिवार्य क्षेत्र है आर्टिकल 37 में इसको डिफाइन किया गया है। और अनिवार्य क्षेत्र का मतलब ये है, पहली बात देखो, जैसे ऐच्छिक क्षेत्र पक्षकारों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, तो अनिवार्य क्षेत्र पक्षकारों की इच्छा हो या ना हो उसको मानना ही पड़ेगा, दोनों पक्षों को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अनिवार्य क्षेत्र के बारे में, ये आर्टिकल 37 में है, इसको मानना जरूरी है। ठीक है, अब बात करेंगे हम दोस्तों दूसरा पक्ष, इसका सलाहकारी पक्ष। जैसे कि आईसीजे का, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का, दो क्षेत्र बताए गए थे, विवादास्पद क्षेत्र, दूसरा सलाहकारी क्षेत्र। तो सलाहकारी क्षेत्र ये आर्टिकल 96 है। आर्टिकल 96 के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया कि एक व्यक्ति जो है, जो आईसीजे का मेंबर है, वो विधिक प्रश्नों के परामर्श के लिए जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो सेक्रेटरी हैं, उनके माध्यम से एक अर्जी देगा, पहले एक एप्लीकेशन देगा कि मैं आपसे विधिक प्रश्नों के मामलों में परामर्श लेना चाहता हूं, उस विषय में ये कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम एक मैगजीन है हमारी, एक्स एक्यो इट बोनो, एक्स एक्यो इट बोनो। ठीक है, इस मैगजीन के बारे में, इस मैगजीन के माध्यम से हम समझते हैं इसको क्या है कि आर्टिकल 38 क्लोज 2 के बावजूद भी यदि किसी मामले में पक्षकार सहमत हो, मान ले कोई मामला है, कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई पक्षकार सहमत हो, तो जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, वो क्या है, उसके वाद में, कोई भी वाद है, किसी भी फैसले का जो निर्णय किया जाता है, वो पिछले वादों के अनुरूप या जो नई परिस्थितियां बनी है, उन परिस्थितियों के अनुरूप वो फैसले सुनाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई पिछले वाद है, उन वादों को अनदेखा करने के बाद, उनको अनदेखा करके किसी भी आधार पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, वो अपना फैसला दे सकता है, अपना फैसला सुना सकता है। ठीक है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि जो पिछले वाद है उन्हीं के आधार पर मुकदमा का फैसला दिया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये उनको अनदेखी करके भी अपना निर्णय दे सकता है। ये डिफाइन किया गया है आर्टिकल 38 क्लोज 2। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखना है। आर्टिकल 38 क्लोज 2 में डिफाइन किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के लिए जरूरी नहीं है कि वो पिछले वादों की सहायता से ही नए फैसलों को सुनाए। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हमने एक तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के बारे में आप लोगों को बताया है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो क्षेत्र अधिकार है उनके बारे में बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय विधि के विकास में जो योगदान है वो क्या क्या है, ठीक है। जो देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा जो अंतरराष्ट्रीय विधि है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। मान लो कोई देश किसी मामले को मानने में, किसी जो डिसीजन है उसको मानने में मतलब एक्सेप्ट नहीं करता उसको, तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। उसको हम समझते हैं, कुछ प्रमुख वाद हैं, ये 7 वाद हम यहाँ लिखे हैं। तो एक है हमारा एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज वाद। नॉर्वेजियन से ही आप समझ लीजिएगा कि ये नॉर्वे, यहाँ पे नॉर्वेजियन यानी कि नॉर्वे से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या है कि सन 1935 के एक अध्यादेश में मछली पकड़ना का जो क्षेत्राधिकार है उसको कुछ निश्चित जगहों के अनुसार निर्धारित किया गया था कि जो भी
मतलब कोई सीधी रेखा के आधार पर अगर हम मछली पकड़ने के क्षेत्र को तय करते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या अंतरराष्ट्रीय विधि के विरुद्ध नहीं है। तो पहले केस में हमारे जो नॉर्वेजियन फिशरीज एक्ट था, सन 1951 में ये डिसीजन दिया गया था। किसके बिहाफ पे? कि नॉर्वे का जो एक अध्यादेश जारी हुआ था सन 1935 में, ठीक है, उसके अनुसार कि मछली पकड़ने के क्षेत्र को एक सीधी रेखा के जो लाइन है, जो उसकी लिमिट है, ठीक है, सीधी रेखा से तय करना अंतरराष्ट्रीय विधि के जो संविधि है उसके विरुद्ध नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय क्षेत्र से होकर जाने का अधिकार। जो भारतीय क्षेत्र है उससे होकर सॉरी ये नहीं है, दूसरा पॉइंट है हमारा कारफू चैनल वाद 1949। जो कारफू चैनल वाद है 1949, इसमें क्या है कि चैनल से मतलब आप समझ रहे होंगे कि चैनल वाद है, चैनल से मतलब ये समुद्र से संबंधित है, ठीक है, चैनल से। तो कारफू चैनल वाद, चैनल से मतलब समुद्र से संबंधित है। इसमें क्या है कि वाद नंबर 2 है हमारा ये, इसमें ब्रिटेन द्वारा अल्बानिया की जो सामुद्रिक पेटी है, प्रत्येक देश अपनी सुरक्षा के लिए समुद्र में अपने कुछ विस्फोटक चीजें लगा के रखता है ताकि कोई अन्य देश हम पर अचानक से हमला न कर दे। प्रत्येक देश की सॉरी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए नए नए कदम उठाए, ठीक है, वहां पर या तो अपनी सेनाओं को तैनात रखे, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि ब्रिटेन ने अल्बानिया की जो सामुद्रिक पेटी है, जो 200 मीटर की दूरी तक फैली होती है चारों तरफ, ठीक है, वहां से कुछ विस्फोटक पदार्थ जो है वो हटा लिए थे। इसमें ब्रिटेन ने अल्बानिया से जो है परमिशन नहीं ली, बिना उसकी इच्छा के, बिना परमिशन के वो विस्फोटक उन्होंने हटा लिए, जो कि अल्बानिया के जो आंतरिक मामले थे वो उनके खिलाफ था, या उनके अल्बानिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, ठीक है। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये पाया कि जो है कि ये ब्रिटेन ने अच्छा नहीं किया, तो इसके लिए जो ब्रिटेन जो है लायबल होगा, जिम्मेदार होगा, उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय क्षेत्र से होकर जाने का अधिकार पुर्तगाल बनाम भारत 1960। सन 1960 का मुद्दा है ये, पुर्तगाल बनाम भारत। इसका मतलब ये है कि अगर अभ्यास के दौरान दो देशों में कोई अभ्यास चल रहा है और वो इस अभ्यास को निरंतर जारी रखते हैं, इस अभ्यास को वो निरंतर जारी रखते हैं, तो वो एक प्रथा बन जाती है, ठीक है। इस वाद नंबर 3 भारतीय क्षेत्र से होकर जाने का अधिकार पुर्तगाल बनाम भारत सन 1960 को जो है प्रथा संबंधित नियम भी कहते हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा प्रथा संबंधित नियम के नाम से इसको प्रतिपादित किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो चौथा वाद है वो है एसाइलम, कोलंबिया बनाम पेरू वाद 1956। एसाइलम से एक ये जो एसाइलम वर्ड है, इसी से आप समझ गए होंगे कि एसाइलम से मतलब आश्रय है, ठीक है। आश्रय मान लो किसी देश की में कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है, ठीक है, और वो दूसरी कंट्री में जाकर के आश्रय लेता है, ठीक है। तो इसमें कोलंबिया बनाम पेरू वाद में यही था कि वहां पर जो है डिस्प्यूट चल रहे थे, तो आश्रय से संबंधित जो हमारी टर्म है वो इस 1956 के वाद से डिफाइन की गई है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, अगला हमारा है हैया डेला टोरे वाद, हैया डेला टोरे वाद 1951। तो 1951 का जो हैया डेला टोरे वाद जो था, ये शरण संबंधित मामला था। मान लें किसी देश में असामान्य स्थिति चल रही है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं सीरिया में असामान्य स्थिति चल रही है, सीरिया के लोग इतने पीड़ित हैं, वहाँ मतलब इतने ज्यादा हमले हो रहे हैं कि वो लोग वहां से दूसरे देश में जा रहे हैं और वहां शरण ले रहे हैं, ठीक है। ये शरण संबंधी जो मामले हैं ये हैया डेला टोरे वाद 1951 में डिफाइन किए गए थे, और यहीं से शरण की जो स्थिति थी वो चालू हुई कि अगर एक देश चाहे तो दूसरे देश के व्यक्ति को अपने देश में शरण दे सकता है, ठीक है दोस्तों, और ये उसकी ड्यूटी बनती है अगर वहां पे असामान्य हालात चल रहे हैं, ठीक है। अब अगली बात करते हैं दोस्तों, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है आणविक परीक्षण वाद 1973। देखिए
जैसे कि आप जानते हैं अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। परमाणु बम इतना खतरनाक घातक हथियार होता है कि जिसकी गैसें जो है हवा में मिलकर हवा को दूषित करती हैं, और आप जान सकते हैं वो इतना घातक है कि जापान में आज भी, इवन टुडे, आज भी अपंग और विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। ये आणविक परीक्षण है। तो ये जो आणविक परीक्षणवाद था 1973 में, इसमें क्या किया गया था कि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, दोनों ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अर्जी दी कि फ्रांस जो है आणविक परीक्षण करना चाहता है। तो फ्रांस के आणविक परीक्षण करने से जो वहां के आसपास के जो कंट्रीज है, वहां के जनता में बहुत भारी नुकसान होना था। तो उस नुकसान को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अर्जी दी कि वो फ्रांस को ये करने से रोके, फ्रांस को मना करे कि वो आणविक परीक्षण ना करे। अतः किसी भी देश को आणविक परीक्षण करने के लिए जो है यूएनओ से परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर कोई परमिशन मिलती है तो दूसरा देश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अर्जी देकर अपनी समस्याएं रख सकता है कि यहां से हमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों फिशरीज ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1974। जो फिशरीज ज्यूरिसडिक्शन वाद था 1974 का, वो था मछली के क्षेत्राधिकार से संबंधित वाद है। इसमें जो अधिमानी अधिकार है, ठीक है, उसके विषय को अंतरराष्ट्रीय विधि के द्वारा स्पष्ट किया गया है। ठीक है, जो उसका अधिमान का जो अधिकार है अंतरराष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में, उसको स्पष्ट किया गया है। तो दोस्तों ये हमारे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा जो विधि के विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान दिए गए हैं वो यही थे। ठीक है, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग। तो एंग्लो नॉर्वेजियन से मतलब क्या है कि नॉर्वे का 1935 के जो केस था उसको आधार पर 1951 में एक लॉ बनाया गया। ठीक है, कि अब अगर कोई मछुआरा कहीं पकड़ा जाता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो टेररिस्ट हो या कोई अन्य गतिविधियों में संलग्न हो। ठीक है, कार्फू चैनल वाद था हमारा 1949। ठीक है, इसमें ब्रिटेन द्वारा अल्बानिया की समुद्री पेटी में से विस्फोटक पदार्थों को हटाया गया था। ठीक है, जो कि अल्बानिया के व्यक्तिगत और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना था। ठीक है, अगला था भारतीय क्षेत्र से होकर जाने का अधिकार पुर्तगाल का नाम भारत। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या था कि जो प्रथा है, मतलब दो देशों के मध्य का अभ्यास चल रहा है और वो निरंतर चलता है तो ये प्रथा बन जाती है, प्रथा का नियम प्रतिपादित हो जाता है। ठीक है, फिर एसाइलम कोलंबिया बनाम पेरू वाद 1956। ठीक है, इसमें आश्रय से संबंधित वाद है, इसमें आश्रय दिया जाता है। ठीक है, अगली बात है हैया डेरा डोरे वाद 1951। इसमें क्या है, शरण संबंधी वाद है, मतलब किसी देश की स्थिति असामान्य है और उसको सलाह के लिए, मतलब शरण के लिए जो है यहाँ पर वाद है। फिर आणविक परीक्षण वाद 1973। तो दोस्तों आणविक परीक्षण की कोई देश किसी दूसरे देश पर आणविक परीक्षण, मतलब अपने देश में आणविक परीक्षण करना चाहता है या समुद्र में आणविक परीक्षण करना चाहता है, उसको रोकने के लिए कि बहुत ज्यादा तबाही ना हो, उसको रोकने के लिए। फिर फिशरीज ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1974। तो इसमें जो फिशरीज मछली के जो अधिमान क्षेत्र है उससे संबंधित वाद है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कोई सुझाव दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।